वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर। पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए एंड अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी के लिए फॉर डू वर्क। एंड सेकंड है फूड गिव्स न्यूट्रिशन। जो फूड होता है वो हमें न्यूट्रिशंस देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सारे जो न्यूट्रिशंस है वो कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। एंड प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। ठीक है, ह्यूमंस के लिए जो मेन सोर्स होता है फूड का वो क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंडियाज पॉपुलेशन इज ओवर 1 बिलियन एंड स्टिल ग्रोइंग। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है धीरे धीरे हर साल। तो उसे जो भी पॉपुलेशन है उसके लिए हमें बहुत सारे फूड की जरूरत पड़ेगी उस पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो हमें क्या जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो एग्रीकल्चर है, इनकी फील्ड में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी एंड साइंस का, जिससे कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसे पूरी तरीके से खाना मिल सके। देन देखते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सिंपली इसके अंदर HYV बीज को इंट्रोड्यूस करा गया। अब जो नॉर्मल बीज होते थे, जो नॉर्मल सीड होते थे, वो क्या था कि 100% में से कुछ 60% ही बीज जो थे ग्रो कर पाते थे। ठीक है, सारे जो बीज थे वो ग्रो नहीं कर पाते थे या सारे बीज अच्छा अनाज नहीं दे पाते थे। तो इस केस में HY बीज को इंट्रोड्यूस करा गया और ये जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए गए थे। देन तो HYV की बीज की जो खासियत थी वो थी कि एक तो अच्छी वैरायटी के थे एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। मतलब कि जो बीजेस थे वो कम से कम 100% में से लगभग 80 to 90% ग्रो करते थे। ठीक है, तो जो नुकसान था वो कम ही होता था और कम जगह में ज्यादा पैदावार होती थी क्रॉप्स की। तो जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? ये आया था 1960 में इंडिया के अंदर। किसकी हेल्प के थ्रू? डॉक्टर MS स्वामीनाथन एज ए की लीडर थे उस HY बीज को इंट्रोड्यूस किसानों तक पहुंचाने के लिए। देन इसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन था। व्हाइट रेवोल्यूशन ये मिल्क की बात कर रहा है। तो मिल्क के लिए भी जो कहते हैं, मिल्क के लिए जो भी एनिमल्स वगैरह थे उनके लिए क्या करा गया कि उन्हें अच्छा एक बेटर फीड दिया गया, बेटर फीडिंग करी गई, यानी उन्हें एक अच्छा खाना दिया गया। उनकी जो रहने की जगह थी उसे भी साफ सुथरा बनाया गया, अच्छा बनाया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क मिल सके। तो वो क्या हो गया? व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकला कि जो इंडिया था वो बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करता है ओवर वर्ल्ड में। देन इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप yields। क्रॉप आर डिवाइडिंग इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन देयर यूजेस। जो क्रॉप्स है उनका डिवीजन करा गया है कुछ बेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट देखते हैं सीरियल्स, अनाज। अनाज में क्या क्या आता है? व्हीट आता है, गेहूं, राइस, चावल, मेज, बार्ले। और इन सब से क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। सेकंड आता है पल्सेस, यानी जितनी भी दालें होती हैं सब पल्सेस के अंदर आ जाती हैं, जैसे ग्राम, चना हो गया, मटर हो गया, ब्लैक ग्राम्स हो गए। तो ये सारी जितनी भी दालें हैं सब पल्सेस के अंदर आती हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटीन्स को प्रोवाइड करती हैं। देन थर्ड आता है ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड हो गए। ठीक है, ये जो भी सीड जिनसे हमें ऑयल वगैरह मिलता है वो किसके अंदर आता है? ऑयल सीड के अंदर। और ये हमें क्या देते हैं? फैट देते हैं। देन फोर्थ आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे एप्पल, मैंगो, कैरेट, स्पिनच। ये हमें क्या प्रोवाइड करते जाते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। फिफ्थ आता है स्पाइसेस एंड फॉडर क्रॉप्स। जो भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं, मसाले, ये सारी चीजें हो गई, जैसे चिलीज हो गई, पेपर, ओट्स, ये सब किस में आते हैं? स्पाइसेस में आते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं खाने में एंड फीड फॉर एनिमल्स। और एनिमल्स को फीड करने में, एनिमल्स को खाना देने में यूजेस होता है। तो इस तरीके से जो भी फूड है उन्हें डिवाइड करा गया है फाइव पार्ट्स के अंदर। देन आगे देखते हैं क्रॉप्स सीजन्स इन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो दो मेनली सीजन्स हैं, दो मेनली क्रॉप्स हैं जो सीजन बेस पर उगाई जाती है। फर्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स, जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है, जून से लेके अक्टूबर तक। एग्जाम्पल के लिए राइस, मेज, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, ये सब उगाया जाता है खरीफ क्रॉप्स के अंदर और इन्हें मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में
ज़्यादातर उगाई जाती है और ये स्टार्ट होती है नवंबर से लेके अप्रैल तक। एग्जाम्पल्स इसके हैं वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, इस टाइप की जो भी दाल वगैरह या फिर जो अनाज है उन्हें जो उगाया जाता है रबी क्रॉप्स में उगाया जाता है और इन्हें विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। देन वे टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, जब जो भी क्रॉप हम उगा रहे हैं उसे हमें क्या करना, इम्प्रूव भी करना है, उसे इंक्रीज करना है उसकी पैदावार में। तो इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो तीन तीन मेन चीज़ें हैं, थ्री मेन चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो क्रॉप है उसकी वैरायटी में इम्प्रूव करना, एंड देन क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूव करना, एंड क्रॉप को प्रोडक्ट भी करना। ठीक है, क्रॉप्स को प्रोडक्ट करना, जो भी हमने क्रॉप का प्रोडक्शन कर लिया अब उसको प्रोटेक्ट भी करना है, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट लाता है क्रॉप्स के अंदर। देन फर्स्ट देखते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाना। तो इसके लिए क्या करें हम, उसके जो बीज हैं, बीज सीड्स है, उनकी वैरायटी को इंक्रीज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बेटर सीड वैरायटी, ठीक है, जो प्रोसेस होता है जो सीड की वैरायटी को बेटर बनाए, अच्छा बनाए, एंड हाई यील्ड, ज़्यादा उपजाऊ बनाए, गुड क्वालिटी, एंड रेजिस्ट टू डिजीज, यानी जो डिजीज है बीमारियों से बच सके, रेजिस्ट कर सके, अपने आप को रुकावट ला सके बीमारियों से, बीमारी लगने से, तो वो क्या होगा, एक गुड क्वालिटी का बीज कहा जाएगा उसे। देन मेथड्स क्या है गुड क्वालिटी का बीज बनाने के, तो मेथड है एक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि क्रॉस कराया जाता है दो और दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में। ठीक है, कोई भी दो टाइप के जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर क्रॉस कराया जाएगा और क्या बनाया जाएगा कि हाइब्रिड बनाया जाएगा, जिसकी जो वैरायटी होगी कंबाइनिंग गुड ट्रेट ऑफ बोथ पेरेंट्स। जो भी दो दो कोई भी कह सकते हैं एक अलग जेनेटिक के क्रॉप लिए गए और उनके अंदर क्रॉस कराया गया। क्रॉस करने के बाद जो सीड बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा, उसके अंदर जो गुड ट्रेड्स होंगे दोनों क्रॉप्स के, ठीक है, गुड ट्रेड्स होंगे, यानी गुड मतलब अच्छा, और ट्रेड्स मतलब लक्षण होंगे, अच्छे लक्षण होंगे दोनों क्रॉप्स से, जिससे वो हाइब्रिड बनाया गया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इम्प्रूव सीड के, तो फर्स्ट हाई यील्ड, हाई उपजाऊ होगा, यानी ज्यादा ग्रेन्स उग पाएंगे पर हेक्टेयर में, यानी ज्यादा से ज्यादा फसल उग पाएगी एक ही हेक्टेयर के अंदर। देन सेकंड होगा बेटर क्वालिटी, जो भी जो भी बीज मिला हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, उसकी जो क्वालिटी होगी अच्छी होगी और टेस्ट अच्छा होगा, कलर भी दिखने में अच्छा होगा, एंड प्रोटीन ज्यादा मिलेगा उसके अंदर। देन थर्ड आता है रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्टेटस। बायोटिक यानी जैविक अजैविक, जो भी जैविक अजैविक जो कि रुकावट डालते हैं प्लांट को उगने में, उसे रेजिस्ट कर पाएगा, उससे बच पाएगा। कैन रेजिस्ट डिसीजेज से बच पाएगा, पेस्ट से बच पाएगा, ड्राउट्स यानी सिंपली जो पानी की जो जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाती है उन्हें ड्राउट बोला जाता है, एटसेट्रा, इन सबसे बच जाएगा। फोर्थ आता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अपने आप को कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेदर में अपने आप को ग्रो अडेप्ट कर पाएगा, वेदर को अडेप्ट कर पाएगा। सिंपली अगर समझाऊँ तो कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसका समय था कि वो इस अगस्त तक ही उगे, ठीक है, पर अगस्त के बाद रेन आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या है कि जो रेन है उससे अडेप्ट कर पाया, यानी उस रेन को भी एज अडेप्ट कर लिया कि बच पाया उस रेनिंग सीजन से। उस रेन में भी उसने क्या करा, जो अपनी जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी उसे कंटिन्यू रखा। देन फिफ्थ आता है डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, यानी जो भी प्लांट है उसके अंदर एक अच्छे ट्रेड दिखना, अच्छे लक्षण दिखना, जैसे कि एक अच्छी हाइट प्लांट की, एंड ब्रांचिंग अच्छी होना, उसके जो लीफ स्ट्रक्चर वो भी अच्छे से बनना, तो ये एक अच्छे प्लांट को दर्शाता है। देन बात करता है क्रॉप प्रोडक्शन की, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करा जाए, तो इसके लिए तीन मेन जो प्रैक्टिसेस करी जाती है, जो मेन काम करे जाते हैं वो तीन ये है। एक है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सेकंड है इरिगेशन, थर्ड है क्रॉप पैटर्न्स। तो फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इसके अंदर जैसे ह्यूमंस को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, वैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। दीज आर सप्लाइड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो भी प्लांट्स को प्रोवाइड करा जाता है वो क्या करा जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है देखते हैं। तो मैन्यूर जो होता है, मैन्यूर इज अ ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो मैन्यूर होता है वो होता है एक्चुअल में कह सकते हो नेचर
ठीक है, जो नेचर के थ्रू हमें प्रोवाइड करा जाता है वो चीज़ होती है। एंड वो कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट के थ्रू मिलता है। ठीक है, वो हेल्प करता है मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ उपजाऊ बनाने में, जिससे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। टाइप ऑफ मैन्योर, अब मैन्योर भी कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट के अंदर ये बना हुआ होता है जो भी किचन और प्लांट वेस्ट से, ठीक, किचन के अंदर जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उनसे कंपोस्ट बना जाता है। ठीक है, अब इसी कंपोस्ट के अंदर अगर आप अर्थवर्म्स को डाल देते हो तो उसे वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है, और कंपोस्ट से बेटर वर्मी कंपोस्ट होता है। देन आता है ग्रीन मैन्योर, यानी जब भी खेत को जोतते वक्त, ठीक है, कोई भी क्रॉप फील्ड है उसे जोतते वक्त उसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि कुछ क्रॉप्स डाल दी जाती हैं। ठीक है, क्रॉप्स लाइक सन, हेम्प और ग्वार, इन सबको पहले से उस मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, और वो मिट्टी में दबे दबे क्या करती है? मैन्यूर क्रिएट करती है। ठीक है, मैन्यूर मीन्स दैट कि और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी के अंदर दबे, मतलब जोतने के बाद मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है कैसी क्रॉप्स? सन, हेम्प हो गई, ग्वार हो गए, इन्हें डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर से खेती करी जाती है। देन आगे देखते हैं फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स भी हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, पर ये जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है, ये जो लेबोरेटरी फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं और प्रोवाइड करे जाते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए यूरिया, डीएपी और सुपर फोस्फेट्स। मतलब ये सिंपली मैन्योर की तरह प्लांट्स को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, पर ये लैब्स के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, नोट, फर्टिलाइजर आर क्विक रिजल्ट बट ओवरयूज हार्म एंड सॉइल एंड वाटर। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्विक रिजल्ट देखते हैं, यानी जल्दी रिजल्ट देते हैं देन मैन्योर, पर ये हार्म भी पहुंचाते हैं सॉइल एंड वाटर को। सॉइल एंड वाटर है उसे हार्म भी पहुंचाते हैं, उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। देन डिफरेंस देखते हैं बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, मेड फ्रॉम वेस्ट, नेचुरल होते हैं, लो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है। जो मैन्योर होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट थोड़ा कम रहता है, न्यूट्रिशन कम रहता है। इंप्रूवमेंट सॉइल टेक्सचर, और जो मैन्योर है सॉइल का टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। चीप होता है बट स्लो एक्शन, चीप मतलब सस्ता होता है मैन्योर, पर इसका जो एक्शन होता है बहुत स्लो होता है। एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है जब इसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो केमिकल होता है, मेड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। एंड हाई न्यूट्रिशंस कंटेंट होता है इनके अंदर, जो न्यूट्रिशंस का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। डू नॉट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, जो सॉइल है उसे इम्प्रूव नहीं करते बल्कि उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, और फास्ट एक्शन दिखाते हैं। एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लो अमाउंट में रहता है तो ये इजी टू ट्रांसपोर्ट रहता है, पैक्ड रहता है, तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देन इरिगेशन देखते हैं। इरिगेशन मींस सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इंटरवल ऑफ ग्रोथ, यानी जब भी प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं उसके बीच में जो भी आप वाटर की सप्लाई दे रहे हो, वाटर वाटर से सिंचाई कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? इरिगेशन बोला जाएगा। तो मेथड्स क्या होते हैं? वेल्स, कुएं के थ्रू, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, यूज यूजिंग पंप्स। ठीक है, जो ट्यूब वेल्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू जो पानी पहुंचाया जाता है खेतों तक, उसे वेल्स के थ्रू भी हम इरिगेशन करते हैं। देन कैनल्स, कैनल्स वाटर चैनल फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, रिवर से क्या करा कि एक रिवर जा रही है और वहां से थोड़ा सा पार्ट ले लिया पानी के लिए, अपनी फील्ड को सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। रिवर लिफ्ट सिस्टम, पंपिंग वाटर डायरेक्टली टू रिवर। ठीक है, अब रिवर है, इसमें पंप लगा के जो पानी लिया गया उसे रिवर लिफ्ट सिस्टम कहते हैं। टैंक्स के थ्रू, स्मॉल रिजर्वेशन ऑफ स्टोरेज, यानी टैंक्स, जो वाटर है उसका ऑलरेडी एक स्टोरेज कर रखा है, पानी को स्टोर कर रखा है कि जब भी जरूरत पड़े उस स्टोरेज में से निकाल के और प्लांट की इरिगेशन कर दी जाए, सिंचाई कर दी जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी वाटर बारिश होती है उसका पानी इकट्ठा करके और उस पानी का यूज करके सिंचाई करी जाए, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। देन बात करते हैं क्रॉप पैटर्न्स की। तो टू गेट मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द सम लैंड, फार्मर्स यूज्ड क्रॉपिंग पैटर्न, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन जाने के लिए, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स के लिए, तो उसके लिए क्रॉप पैटर्न का यूज़ करा जाता है। तो क्रॉप पैटर्न्स तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह के सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है और दोनों के एक साथ उगाया जाता है सेम प्लेस पर। अब उसके अंदर क्या होता है कि एक जो एक टाइप का प्लांट है, एक टाइप की क्रॉप है, वो खराब हो जाती है तो दूसरी टाइप की जो है वो ठीक रहती है, ठीक है, वो यूज में आ जाती है तो उससे कुछ पैसा रिकवर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे व्हीट और ग्राम को एक साथ उगाया जाता है, मिक्स्ड एंड व्हीट को एक साथ उगाया जाता है, जिससे कि रिस्क थोड़ा कम हो जाता है कि एक क्रॉप खराब भी हो जाती है, दूसरी क्रॉप यूजफुल रहती है। देन बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग में लगभग वैसी है मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह, पर इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जो इंटरक्रॉपिंग है एक टाइप की फसल यहाँ पर उगेगी, ठीक है, देन दूसरी टाइप की फसल यहाँ पर उगेगी। तो जो लाइन वाइज उगाई जाएंगे इसके अंदर जो फसल है वो लाइन वाइज उगेगी, रोज के अंदर उगाई जाएगी डिफरेंट पैटर्न के अंदर, बट ऑन द सेम लैंड यानी सेम जगह पर। एग्जांपल के सोयाबीन प्लस मेज बाजरा प्लस काउपी। एडवांटेज क्या होता है इसका, एफिशिएंट यूज फॉर न्यूट्रिशन एंड सनलाइट, ठीक है, एफिशिएंट यूज न्यूट्रिशन का भी एफिशिएंट यूज हो जाता है, एंड रिड्यूस पेस्ट अटैक, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनके अटैक से भी रिड्यूस करता है। जैसे कि इस वाली रो को मान लेते हैं, इस रो में जो प्लांट है जो क्रॉप है उसे पेस्टिसाइड से बहुत ज्यादा खतरा है, तो यहाँ पे हम ऐसा प्लांट उगाएंगे, ऐसी क्रॉप फसल उगाएंगे जो कि उन पेस्टिसाइड्स को इस प्लांट तक पहुंचने ही ना दे, ठीक है। तो जब यहाँ तक प्लांट्स जो पेस्टिसाइड से पहुंचेंगे नहीं इस क्रॉप तक, तो ये क्या सेफली उग पाएगी। देन मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ऑलवेज मिक्स क्रॉप विद अ डिफरेंट न्यूट्रिशन लाइक विद लेगुमिनस। देन बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, यानी एक ही जगह पर अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाए उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हीट फॉलोड बाय लेग्यूम लाइक ग्राम, ठीक है, जैसे कि आपने व्हीट को उगाया तो उससे एग्जॉस्ट किया हुआ नाइट्रोजन निकला उस व्हीट को उगाने से, तो अब उसके बाद आप ग्राम को उगाते हो, चने को उगाते हो, तो जो नाइट्रोजन हेल्प करता है चने को उगने के लिए। देन एडवांटेज क्या होता है कि मेंटेन रहती है सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, एक प्लांट का अगर ज्यादा न्यूट्रिशन वाला एक प्लांट है उसे उगाया उगाया, फिर उसके बाद लो न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स को उगाएंगे, जिससे फर्टिलिटी मेंटेन रहती है सॉइल की। रिड्यूस पेट्स एंड वीड ग्रोथ, जो भी पेस्टिसाइड्स है एक प्लांट्स की वजह से कि कुछ टाइप के जो पेस्ट है कुछ टाइप के कीड़े या फिर वीड्स जो ज्यादा उगते हैं, तो दूसरे टाइप के प्लांट से क्या होगा उनके जो वीड्स और कीड़े हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। देन एंश्योर मल्टीपल हार्वेस्ट फ्रॉम वन सॉइल प्रिपरेशन, यानी एक ही सॉइल में आप मल्टीपल तरह के फूड्स वगैरह भी ग्रो कर पाते हो। देन बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की, तो क्रॉप को अब उगा लिया उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, तो क्रॉप्स कैन बी डैमेज्ड बाय वीड्स पेट्स एंड डिसीज, जो भी डिसीज होती हैं बीमारियां, पेट्स कीड़े वगैरह होते हैं, वीड्स का मतलब होता है जो भी प्लांट वाटर के ऊपर आपने कहते हैं जो भी ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के देखे होंगे उन्हें वीड्स कहा जाता है, या फिर एक तरह से आप कह सकते हो कि अनयूजुअल प्लांट्स, ठीक है, एक ऐसे प्लांट्स जिनकी जरूरत नहीं है उस क्रॉप के अंदर वो तब भी उग रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशंस खा जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारी मेन क्रॉप के न्यूट्रिशंस को खुद अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है, तो उन्हें वीड्स कहा जाता है। एंड प्रोटेक्टिंग देम इज एसेंशियल, तो अब हम इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट कैसे करें, तो फर्स्टली वीड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जेंथियम से, ठीक है, जेंथियम भी बोला जाता है, जो अनवांटेड जिन्हें हम नहीं चाहते कि उगे, क्योंकि वो उगेंगे तो जो हमारा न्यूट्रिशन है जो हमने मैन्यूर दिया फर्टिलाइजर दिया है अपनी मेन क्रॉप को, तो उसका न्यूट्रिशन ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ये कंज्यूम कर लेंगे। देन सेकंड आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, लीव्स को डैमेज पहुंचाते हैं, रूट्स को एंड स्टेम को डैमेज खा जाते हैं उन्हें, तो वहां पे इंसेक्ट्स क्या है डैमेज करते हैं काफी ज्यादा प्लांट को। देन आता है पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग लाइक माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंगी वायरसेस, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैक करते हैं, उसकी बात कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वायरसेस हो गए, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। अब इन्हें कंट्रोल करने का क्या मेथड है, सिंपली वीडिसाइड्स को, वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड्स को डालना, ठीक है, एंड इंसेक्टिसाइड्स को डालना, फंगिसाइड्स को डालना, यानी जो उनसे मर सके वो सारी दवाइयों को उसके अंदर डालना, कहते हैं क्रॉप्स के अंदर डालना, वहां पर वही मेथड होता है कंट्रोल मेथड्स। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर लेडीबग एंड एफर्ट्स,
ठीक है, और थोड़ा सा बायोलॉजिकली एंड नेचुरली भी प्रोटेक्शन मिलता है, किसके थ्रू, जो भी प्रेडेटर्स होते हैं, लेडी बर्ग हो गए, एफिड्स हो गए, जो कि अनवांटेड प्लांट्स हो गए उन्हें खाते हैं, या फिर जो भी कीड़े जो प्लांट्स को खा रहे हैं वो उन्हें खा जाते हैं। देन सेफ स्टोरेज, सेफ स्टोरेज ये भी प्रोटेक्शन में आता है कि जो आप प्लांट्स हमसे हमने अनाज निकाल लिया उसकी जो स्टोरेज है उसे सेफ करा जाए। तो इस केस में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, देन बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड बैक्टीरिया। बायोटिक यानी जो जैविक होते हैं, जिंदा रहते हैं, उनके थ्रू जो नुकसान पहुंच सकता है, तो इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट से नुकसान पहुंचाता है, रोडेंट्स एंड बैक्टीरिया इन सब से नुकसान पहुंच सकता है। एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ जो कि जीवित नहीं है पर नुकसान पहुंचाते हैं ग्रेन्स को, कौन से, मॉइस्चर हो गया, हीट हो गया, पुअर स्टोरेज हो गई। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के मेथड्स क्या है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ड्राइंग। ठीक है, जो भी प्लांट है, जो भी क्रॉप है जिसे हमने निकाला, उससे पहले तो ड्राई करना, सुखाना। सुखाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो बैक्टीरियाज है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्रॉपर और मर जाते हैं। तो उन्हें क्या करें, पहले धूप के अंदर सन ड्राई ग्रेन्स स्टोर करने से पहले धूप में सुखाया जाए। सेकंड, क्लीन करा जाए, जहां पर भी आप स्टोर करना चाहते हो उस जगह को क्लीन करना है। एंड थर्ड है फर्मिगेशन। ठीक है, यूजेस पेस्ट कंट्रोल गैसेस ट्रीटमेंट, यानी आप ऐसी गैस को रिलीज कर सकते हो जहां पर आप स्टोर कर रहे हो क्रॉप्स को, जिससे कि जो बैक्टीरियाज वगैरह ये सारे मर जाएं। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, आपने नाइट्रोजन को रिलीज कर दिया किसी स्टोरेज में, तो उस केस में क्या होगा, जो जैविक होता है जैसे बैक्टीरिया हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, पर नाइट्रोजन रहेगा तो फिर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो इस केस में वो डेड हो जाएंगे और क्रॉप सेफ रहेगी। देन फोर्थ देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। यूज एयर टाइट मेटल बीन्स एंड और बैग्स। जो भी जहां पर भी हम स्टोर कर रहे हैं वहां पे हम जो एयर का आदान प्रदान कम रखें, एयर टाइट रखें, कि जो अंदर से एयर बाहर भी ना पाए, ना बाहर से अंदर एयर जा पाए। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपली ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम कम से कम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सारी चीजों का, केमिकल्स का कम से कम यूज करते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजों का यूज करा जाता है, जैसे कि मैन्यूर हो गया। ठीक है, अवॉइड मिनिमाइज कैपी, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर उनका कम से कम यूज करना, कम से कम यूज करना, पेस्टिसाइड्स का, यूजिंग नेचुरल मेथड्स। ठीक है, जो भी नेचुरल मेथड्स होते हैं, मैन्यूर हो गया, इन सारी चीजों का यूज करना, तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। अब इसके अंदर यूजेस ऑफ मैन्यूर, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, जो भी मैन्यूर हो गया, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो गया, जिससे कि जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक हो सके। इसी तरीके से हम क्रॉप रोटेशन का यूज कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मेथड में हम कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करते, केमिकल्स का यूज नहीं करते, तो ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है। एंड नेचुरल पेस्ट रिपल्स लाइक नीम एक्सट्रैक्ट। तो हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स को भी यूज कर सकते हैं, लाइक नीम। ठीक है, नीम का भी यूज कर सकते हैं जिससे कि पेस्टिसाइड्स कम हो उसके अंदर। देन चैप्टर इतना ही था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डिलीटेड है इस चैप्टर में। देन इस चैप्टर के आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए हो या फिर कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी भी चैप्टर के ऊपर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।